स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में शादी के दिन दुल्हन ने दूल्हे को अस्वीकार कर दिया है, स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि शादी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जिसमें दुल्हा दुल्हन की सहमति और पारदर्शिता आवश्यक होती है। यदि ये ना हो तो फिर शादी के टूटने का खतरा बना रहता है। हाल ही में बिहार के एक दूल्हे के साथ ऐसा हुआ जब इस दूल्हे ने अपनी बारात लेकर के शादी के लिए पहुंचा, लेकिन दुल्हन ने दूल्हे के हाथ में समस्या होने के कारण शादी करने से मना कर दिया। दोनों परिवारों ने दुल्हन को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। जब शादी की रस्मों की कुछ ही समय बाद तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सूत्रों के अनुसार दूल्हे के हाथ में जन्म से ही कुछ दिक्कतें थी। जब दूल्हा बारात लेकर के दुल्हन के घर पहुंचा तब सब कुछ ठीक ठाक था। जब दुल्हन पक्ष ने उनका स्वागत भी किया और शादी की रस्में भी संपन्न हुई, लेकिन कबूलनामे के समय दुल्हन ने दूल्हे को पति के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस स्थिति से सभी लोग हैरान रह गए और ये दुल्हन को समझाने में जुट गए। लेकिन जब वो नहीं मानी तो फिर तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। दूल्हा उदास होकर के बिना दुल्हन लिए हुए घर वापस लौट गया। दोस्तों बिहार फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गई है। जब बिहार अब तेजी से देश के फिल्म, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। जब बिहार सरकार द्वारा लागू की गई बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 ने बिहार को सिनेमा के राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलानी शुरू कर दी है। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि अब तक 37 फिल्मों, वेब सीरीज और फिर डॉक्यूमेंट्री को राज्य के विभिन्न लोकेशनों पर शूटिंग की अनुमति दी जा चुकी है। राजधानी पटना से लेकर के बिहार के अलग अलग जिलों में फिल्म यूनिट्स सक्रिय हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और फिर सामाजिक विविधताओं से भरपूर बिहार की धरती अब कैमरे की नजर से कहानियों का नया रूप ले रही है। इससे न केवल राज्य की छवि में सकारात्मक बदलाव आ रहा है बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और फिर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी के लंबित मामलों को निपटाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जब राज्य में प्रतिदिन औसतन 1841 डीएल जारी किए जा रहे हैं और 3731 वाहनों का निबंधन हो रहा है। ये बातें परिवहन एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय में कही। वे यहाँ पर पटना और फिर नवादा के सफल आवेदकों को सांकेतिक रूप से डीएल और फिर आरसी प्रमाण पत्र वितरित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित किताब का भी विमोचन किया है। यह कार्यक्रम में सभी जिलों के डीटीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और अपने अपने जिलों में ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले आवेदकों को डीएल और फिर आरसी वितरित किए। बचे हुए आवेदकों को ये प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट से उनके घर भेजे जाएंगे। दोस्तों कई विभागों के मंत्री रहे नितिन नवीन अगर बीजेपी की जरूरत बन गए और पीएम मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह की पसंद, तो फिर इसके पीछे कारण तो और भी होंगे। पर 2 क्षण ऐसे आए जो नितिन नवीन को राष्ट्रीय फलक पर हीरो बना दिया। आइए जानते हुए 2 क्षण जो नितिन नवीन की राजनीतिक की। रामनवमी को सनातन संस्कृति, मर्यादा और फिर सामाजिक एकता का प्रतीक मानने वाले नितिन नवीन इस पर्व को सड़कों पर उतरा और फिर उसे हिंदुत्व के प्रदर्शन का सबसे बड़ा आयोजन बना डाला। गर्व से हिंदू कहो, जय श्री राम की उद्बोधन के साथ हिंदू के पारंपरिक अस्त्र शस्त्र का खुला प्रदर्शन ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस बहाने नितिन नवीन ने राम को समाज के हर घर तक पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहे। नितिन नवीन के इस रामनवमी के पॉपुलर होने के एक कारण ये भी थे कि वे समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि रामनवमी के दिन वे दिखता भी। जब पिछले कई सालों से रामनवमी शोभा यात्रा निकाल करके राम के आदर्श, सत्य, धर्म और फिर करुणा को समाज के सामने रखते हैं। कोशिश ये होती है कि रामनवमी शोभा यात्रा अनुशासन, सौहार्द और फिर सामाजिक समरता का संदेश पहुंचाते दिखे। जब नितिन नवीन के इस रामनवमी की शोभा यात्रा उन्हें राज्य से निकल करके केंद्र की नजरों में ला दिया है। जब वो एक घटना जो पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को खूब खुश कर दिया। वहीं पर कई वर्ष पहले एक वाकया हुआ जो पहली बार नितिन नवीन को पीएम नरेंद्र मोदी की नजरों में ला दिया। जब वह वाकया कुछ ऐसा था, बात
साल 2010 की है। आडवाणी की नेतृत्व में 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हुई थी। जब 2010 में लुधियाना में एनडीए की रैली आयोजित की गई। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल जेडीयू के नेता के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे। इस रैली में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। जब मंच पर नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके उठा दिया था और फिर ये फोटो वायरल हो गया। दोस्तों, भ्रष्ट लोक सेवकों की अब खैर नहीं है। विजिलेंस एक्शन में स्पीडी ट्रायल चला करके सजा दिलाने का खास प्लान किया गया है। जब बिहार सरकार भ्रष्ट लोक सेवकों पर शिकंजा और अधिक टाइट करने की तैयारी कर रही है, जब इस मकसद से खास प्लान तैयार किया गया है। जब अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में स्पीडी ट्रायल को लेकर के नया कोषांग बनेगा। जब इसके साथ ही भ्रष्टाचारी पदाधिकारी और फिर कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के शीघ्र संचालन को लेकर भी अलग कोषांग गठित होगा। दो तरफा कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी, जिससे अन्य कर्मियों और फिर अधिकारियों को कड़ा संदेश जाएगा। वहीं पर नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। इसे लागू करने की दिशा में प्रयास तेज हो गया है। वहीं पर निगरानी ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी शिकायत की है। जो उन्होंने इस मौके पर ब्यूरो के साल भर की उपलब्धियों का ब्यौरा भी पेश किया है। निगरानी ने इस साल भ्रष्टाचार की 122 मामलों में कार्रवाई की है। इनमें 101 मामले रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने का, 15 मामले आय से अधिक संपत्ति और फिर 7 मामले पद के भ्रष्ट दुरुपयोग से संबंधित है। जब निगरानी ने पिछले 25 सालों में इस साल सबसे अधिक और कई गुना अधिक कार्रवाइयां की है। जब बिहार में सरकारी सेवकों के भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी विभाग काफी एक्टिव रहता है। शिकायत दर्ज कराने पर ट्रैफिंग और फिर एक्शन में निगरानी विभाग तत्परता के साथ काम करती है। यह हर साल सैकड़ों की संख्या में आरोपियों को दबोचा जाता है। विभाग की ओर से रेड करके काली कमाई का भी खुलासा किया जाता है। दोस्तों, आप सभी खाना बनाते वक्त तेल का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। बिना तेल के सब्जी की कोई भी अहमियत नहीं होती है और लगभग हर पकवान में तेल का उपयोग जरूरी होता है। केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च सेंटर के मुताबिक रिफाइंड तेल हर साल 20 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। जी हाँ, रिफाइंड तेल से डीएनए को नुकसान पहुंच रहा है, जहाँ आरएनए का नाश हो रहा है, दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, दिमागी क्षति हो रहा है, यहाँ तक कि लकवा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, नपुंसकता, कैंसर, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों और फिर कमर में दर्द, किडनी खराब होना, लीवर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल, आंखों की रोशनी कम होना, परदर रोग, बांझपन, बवासीर और फिर त्वचा रोग जैसी समस्याएं हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर रिफाइंड तेल कैसे तैयार होता है जो इतना हानिकारक है। तो आपको बता दूं कि बीजों को छिलके समेत दबा करके तेल निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में तेल में मिलने वाली अशुद्धियां को हटाने के लिए उसे रिफाइंड किया जाता है ताकि उसका स्वाद, गंध और फिर रंग खत्म हो जाए। वहीं पर इस दौरान पानी, नमक, कास्टिक सोडा, सल्फर, पोटेशियम, तेजाब और फिर अन्य खतरनाक एसिड का उपयोग होता है जिससे अशुद्धियां निकल जाए। इस प्रक्रिया से तारकोल जैसा गारा कचरा निकलता है जिसे टायर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन एसिड की वजह से तेल जहरीला बन जाता है। जी हाँ, अगर आप भी रिफाइंड तेल खाते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाइए, होशियार हो जाइए, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटे भर रही ट्रेन में डेक पर एक के ऊपर एक रखे भरे गिलास से एक बूंद पानी भी नहीं छलका है। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ट्रायल रन का वीडियो शेयर किया है। ये ट्रेन कोटा नगदा सेक्शन के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी, जो कि इसकी अधिकतम डिजाइन स्पीड बताई जाती है। इस दौरान एक खास वाटर टेस्ट किया गया। ट्रेन के भीतर एक के ऊपर एक गिलासों में पानी भर करके रखा गया। जब तेज रफ्तार के बावजूद भी पानी की एक बूंद भी गिलास के बाहर नहीं गिरी। इस छोटे से टेस्ट से ट्रेन की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता का प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं पर अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर वीडियो शेयर करके लिखा कि आज कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन टेस्ट किया है, जहाँ ये कोटा नगदा सेक्शन के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है। जहाँ और फिर हमारे अपने वाटर टेस्ट ने इस नई जनरेशन की ट्रेन के टेक्नोलॉजिकल फीचर्स को दिखाया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैटी लिवर फिट होने पर भी हो सकता है? जहाँ डॉक्टरों ने इसकी असली वजह बताई है और बचाव का खास उपाय भी बताया है। हम आपको इसके बारे में, इस खबर के बारे में बताएंगे। दरअसल बात है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि फैटी लिवर सिर्फ मोटापे या फिर खराब लाइफ स्टाइल वाले लोगों को ही होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार बिल्कुल भी फिट देखने वाले लोग भी फैटी लिवर का शिकार हो जाते हैं। जहाँ हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो पतले या फिर सामान्य वजन वाले लोगों में भी नॉन ओबेल फैटी लिवर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ऐसे लोग इस समस्या को पहचान
जान नहीं पाते हैं, जिस कारण ये बीमारी धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेती है। वहीं पर सबसे बड़ी वजह यह है कि फिट दिखना हमेशा अंदरूनी सेहत का संकेत नहीं होता है। तो कुछ लोग बाहर से दुबले पतले दिखाई देते हैं, लेकिन उनके शरीर में विजरल फैट का मात्रा ज्यादा होती है। ये छिपा हुआ फैट लीवर में जाकर के ट्राइग्लिसराइड जमा करता है, फिर धीरे धीरे ये फैटी लीवर का रूप ले लेता है। इसके अलावा असंतुलित खानपान, नींद की कमी, जेनेटिक फैक्टर, कम प्रोटीन और फिर उच्च कार्बोहाइड्रेट, हल्की फुल्की शारीरिक एक्टिविटी और फिर बार बार बाहर खाने की भी प्रमुख भूमिका होती है। दोस्तों, बिहार पुलिस की कार्यवाहक महानिदेशक यानी कि डीजीपी रह चुके आलोक राज 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं। इस अवसर पर बिहार के मौजूदा डीजीपी ने उन्हें पारंपरिक रूप से विदाई दी है। जहां अगस्त 2024 में आलोक राज को बिहार का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था, या उनके बाद विनय कुमार बिहार पुलिस के डीजीपी बनाए गए। वहीं पर रिटायर के दोस्तों, आप सभी खाना बनाते वक्त तेल का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। बिना तेल के सब्जी की कोई भी अहमियत नहीं होती है और लगभग हर पकवान में तेल का उपयोग जरूरी होता है। केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च सेंटर के मुताबिक रिफाइंड तेल हर साल 20 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। जी हाँ, पर आलोक राज ने अपने संबोधन में कहा कि 36 वर्ष 4 महीने की सेवा के दौरान उन्होंने बिहार पुलिस के बदलते स्वरूप को बेहद करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सेवा की शुरुआत की तब बिहार पुलिस के पास सीमित संसाधन थे, जबकि आज वे आधुनिक तकनीक, श्रेष्ठ प्रशिक्षण और फिर उन्नत हथियारों से सुसज्जित एक वैज्ञानिक और फिर पेशेवर पुलिस बन चुकी है। वहीं पर उन्होंने बिहार पुलिस को देश के श्रेष्ठ पुलिस तंत्रों में से एक बताया है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की डिग्री से जुड़ा हुआ विवाद थमता नहीं दिख रहा है। जहां आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने अब मंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली है। राज्यपाल को पत्र लिखकर के राजद नेता ने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग 2020 में 52 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें राजनीति विज्ञान विषय भी शामिल है। वहीं पर राजनीति विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आयोग ने 17 में से 22 जून 2025 तक साक्षात्कार लिया और फिर 24 जून 2025 को परिणाम जारी कर दिया गया। जब परिणाम लिस्ट में कुल 274 अभ्यर्थी शामिल थे, जिसमें एससी वर्ग में 10वें स्थान पर अशोक चौधरी का नाम था और फिर उन्हें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय आवंटित किया गया। वहाँ पर परिणाम जून 2025 में जारी हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए डोजियर भेजने में उच्च शिक्षा विभाग को लगभग 6 माह लग गए। वहीं पर आरजेडी प्रवक्ता ने मांग की है कि तत्काल माननीय मंत्री अशोक चौधरी इस्तीफा दें, जब ताकि निष्पक्ष जांच हो। यदि वे मंत्री पद पर बने रहेंगे तो फिर निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि मीडिया में खबर है कि उनकी पीएचडी अशोक कुमार के नाम से है, जबकि उनके अन्य सारे कागजात अशोक चौधरी के नाम से है। या किसी भी डॉक्टरेट व्यक्ति से ऐसे चूक नहीं हो सकती है। ये बहुत संदिग्ध मामला है। हो सकता है किसी अन्य अशोक कुमार के शोध प्रबंधन का दुरुपयोग किया गया हो, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा को लेकर के इन दिनों सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई कर ली है। जब बताया जा रहा है कि दोनों पिछले करीब 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जब अवीवा बेग मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है और फिर उनका संबंध एक मुस्लिम बिजनेस फैमिली से बताया जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर गांधी परिवार के धर्म और फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। इन चर्चाओं की एक बड़ी वजह रेहान वाड्रा का सरनेम भी है। जहाँ दरअसल रेहान अपने पिता रॉबर्ट वाड्रा का सरनेम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने नाम के साथ अपने नाना और फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम जोड़ते हैं। इसी कारण उनके धर्म और फिर जाति को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि गांधी परिवार का इतिहास देखा जाए तो फिर ये साफ होता है कि ये परिवार लंबे समय से धार्मिक विविधता का प्रतीक है, यानी कि सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर सियासी नजरिया अलग रख करके देखा जाए तो फिर गांधी नेहरू परिवार को एक तरह से मिनी हिंदुस्तान कहा जा सकता है, जहाँ पर अलग अलग धर्मों और फिर संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे और उन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया। उनकी बेटी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपने पिता की परंपरा और फिर धर्मों को आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी और फिर राजनेता फिरोज जहांगीर गांधी से विवाह किया था। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोज गांधी पारसी समुदाय से थे, लेकिन इंदिरा गांधी और फिर उनके दोनों बेटे संजय गांधी। राजीव गांधी ने इटली में जन्मी सोनिया गांधी से शादी की थी।
सोनिया गांधी का जन्म एक कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ था। 1968 में राजीव गांधी से विवाह के बाद वह भारत आई और फिर समय के साथ भारतीय संस्कृति और फिर परंपराओं में पूरी तरह से रच बस गई। जब वह सार्वजनिक रूप से खुद को हिंदू मानती रही है और अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेती हुई नजर आती है। वहीं पर इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने सिख पंजाबी परिवार की से ताल्लुक रखने वाली मेनका आनंद से विवाह किया था। शादी से पहले मेनका सिख धर्म को मानती थी, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। उनके बेटे वरुण गांधी ने बंगाली हिंदू परिवार से आने वाली यामिनी राय चौधरी से विवाह किया, जिसकी रस्में वाराणसी के कामकोटी मंदिर में संपन्न हुई थी। प्रियंका गांधी ने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। रॉबर्ट वाड्रा के मूल धर्म को लेकर के अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन इस पर कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पर प्रियंका गांधी आज भी अपने पिता और फिर दादी की परंपराओं के अनुरूप हिंदू धर्म का पालन करती है। अब रेहान वाड्रा और फिर अवीवा बैग की सगाई की खबरों ने एक बार फिर से गांधी परिवार की धार्मिक विविधता को चर्चा में ला दिया है। हालांकि अवीवा बैग के धर्म को लेकर के अभी कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर के गांधी परिवार का इतिहास ये दर्शाता है कि ये परिवार हमेशा से विभिन्न धर्मों और फिर संस्कृतियों के मेल का प्रतीक रहा है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सहरसा में भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जमीन से जुड़े हुए मामलों की खुली सुनवाई की है। ये सुनवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 4 दिन पहले ही बिहार राजस्व संघ ने इनकी भाषा को लेकर के मुख्यमंत्री से शिकायत कर डाली थी। इसके बाद ये उनकी पहली सार्वजनिक जन सुनवाई रही, जिसमें उनका अंदाज पहले से बदला हुआ और संदेश अस्पष्ट नजर आया। जन सुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम ने अंचल अधिकारियों और फिर सीईओ को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 420 के तहत गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हर अंचल से कम 2 ऐसे मामले में जनवरी महीने में पहली कार्रवाई होनी चाहिए और फिर ये कार्रवाई 14 जनवरी से पहले हर हाल में पूरी होनी चाहिए। उनका कहना था कि इससे गलत काम करने वालों में भय पैदा होगा और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। वहीं पर विजय सिन्हा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लटकाव भटकाव की कार्यशैली अब नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार के साथ नई सिस्टम लागू हो चुकी है और फिर सभी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तत्परता से करना होगा। उन्होंने माना है कि अंचल अधिकारियों पर काम का दबाव अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कार्यालय में बैठ करके जनता से जुड़े हुए मामलों का समयबद्ध निपटारा करना होगा। जन निर्देशों के अनुरूप अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के बाद भी उन्होंने ये दोहराई है। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए 2026 इसलिए उम्मीदों से भरा रहा कि विधानसभा चुनाव के समय केंद्र और फिर राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणा जमीन पर उतरने लगेगी। एनडीए ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और फिर रोजगार देने का वादा किया। इसकी शुरुआत इसी साल 2026 से ही होगी। जब 5 वर्षों के इस लक्ष्य को अगर वर्षवार बांटे तो फिर 2026 में कम से कम 20 लाख युवाओं के चेहरे पर खुशियां आ सकती है। जब वहीं पर चुनावी घोषणाओं पर अमल का असर ग्रामीण महिलाओं पर भी पड़ेगा। जब राज्य सरकार ने जीविका समूह से जुड़ी हुई 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को कारोबार के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिया है, जब इनकी संख्या 1 करोड़ 80 लाख तक जाएगी। वहीं पर सरकार का दावा है कि 10,000 रुपये से कारोबार शुरू करने वाली महिलाएं अगर अपनी सफलता का प्रमाण देती है तो फिर उनमें से हर एक को 1,90,000 रुपये और दिए जाएंगे। अभी ये कहना मुश्किल है कि 1.5 करोड़ महिलाओं में से कितने को ये राशि मिल पाएगी, लेकिन अगर 20% महिलाएं भी सरकार की ओर से घोषित पूरी राशि लेने में सफल होती है तो फिर राज्य का ग्रामीण परिदृश्य बदल जाएगा। वैसे भी जीविका के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही है, जब वे आर्थिक रूप से समृद्धि के रास्ते पर हैं, जब ये साबित हो रही है कि अवसर मिलते ही किसी मोर्चे पर कमजोर नहीं है। वहीं पर चुनाव में उद्योगों को लेकर के बड़ी घोषणाएं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि विकास अब बिहार से बाहर नहीं जाएगा। बिहार में उद्योगों का नया दौर शुरू हो रहा है। जब बिहार में सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा, नए बिजली प्लांट और फिर कारखाने लग रहे हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में फिलहाल कोई सुबुगाहट तो नहीं हुई है, लेकिन उद्योगों की स्थापना को लेकर के हलचल जरूर शुरू हो गई है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्योगों की स्थापना को लेकर भी गंभीर रहे हैं, जब राज्य में नए औद्योगिक परिक्षेत्र सृजित हो रहे हैं। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल खुद दूसरे राज्य में जाकर के उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 2024 में राज्य में 1,80,000 करोड़ से अधिक की निवेश का प्रस्ताव आया था। उम्मीद की जा सकती है कि इसके बड़े हिस्से का निवेश इस साल हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में बिजली चोरी पर अब लगाम लगेगी। ट्रांसफार्मर में
DT मीटर लगाए जाएंगे। अवैध रूप से बिजली चोरी करने वाले बिजली उपभोक्ता सावधान हो जाएं। जहां शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में के सभी ट्रांसफार्मर पर DT मीटर लगाया जा रहा है। इस मीटर का कार्य है कि ट्रांसफर से कितने उपभोक्ता जुड़े हैं तथा उनके घरों में बिजली खपत का क्या अनुपात है और फिर ट्रांसफार्मर पर लगा मीटर कितना लोड बता रहा है। जैसे ही उपभोक्ताओं के घर में लगे मीटर के अनुपात और फिर ट्रांसफार्मर में लगे मीटर के अनुपात में अंतर दिखने लगेगा, बिजली विभाग उसकी तुरंत जांच करेगा। इसके बाद जिन उपभोक्ताओं के घर में लगे मीटर के अनुपात में विभिन्नता पाई जाएगी, उसके बाद जांच के बाद उपभोक्ताओं पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, देश के मशहूर शिक्षक खान सर ने नए साल 2026 के अवसर पर बिहार और फिर देश के करोड़ों छात्रों के साथ साथ आम जनता के लिए भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक इंटरव्यू में खान सर ने अपने भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया है। इसमें खान सर ने शिक्षा को सबसे सस्ता करने के साथ साथ ही व्यवस्था के क्षेत्र में बड़े बदलाव की बात कही है। जहाँ खान सर ने बताया है कि शिक्षा को व्यापार बनने से रोकने के लिए उन्होंने फीस में भारी कटौती की है। अब UPSC IAS IPS का 18 महीने का कोर्स मात्र 5000 में उपलब्ध होगा। वहीं पर BPSC UPSC जैसे राज्यों के सिविल सेवा बैचेस की फीस घटाकर के केवल 2250 रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि एक शिक्षक के पास शिक्षा के अलावा और क्या देने के लिए है। हम चाहते हैं कि हम हर गरीब बच्चा अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सके। वहीं पर खान सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कदम रख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि खरमास के बाद पटना में पहला अस्पताल शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के पटना में 5 अलग अलग अस्पताल खोले जाएंगे जो किडनी, हार्ट, ब्रेन और फिर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए स्पेशलाइज्ड होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के खान सर का विजन बेहद सस्ता और आधुनिक है। जहां उनके अस्पताल में डॉक्टर की फीस मात्र 50 रुपये होगी, जहां पर बाजार में MRI के लिए 7 से 8 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। खान सर के यहाँ पर स्क्रीनिंग MRI मात्र 1000 रुपये और फुल MRI 1800 रुपये में होगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद मेडिकल माफियाओं के एकाधिकार को खत्म करके गरीबों को सस्ता इलाज देना है। जहाँ किसानों के लिए भी मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जहाँ शिक्षा और फिर स्वास्थ्य के बाद खान सर का अगला लक्ष्य किसानों की स्थिति सुधारना है। उन्होंने संकेत दिया है कि जल्द ही वे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और फिर उनकी आय बढ़ाने के लिए भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM में भूचाल मचा हुआ है। जहाँ उनके 4 विधायक में से 3 विधायक पार्टी छोड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट फूट होती है तो क्या NDA में उनका कद पहले की तरह रह पाएगा, ये सवाल है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटती है तो क्या वे इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार मानेंगे? बड़ी मुश्किल के बाद उनका भाजपा से पैचअप हुआ है। अगर उनकी तकरार फिर से भाजपा से होती है तो फिर बहुत कुछ दांव पर लग जाएगा। जहाँ उनके मंत्री पुत्र दीपक प्रकाश को भाजपा कोटे से ही विधान परिषद में जाना है। अगर भाजपा ने नहीं भेजा तो फिर कहीं उन्हें भी BP मंडल की तरह मंत्री छोड़ना पड़ जाए। वैसे तो दवा मर्ज का इलाज है, लेकिन कभी कभी दवा ही दर्द का कारण बन जाती है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र दीपक प्रकाश को मंत्री बनने पर एक सफाई दी थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी मेहनत से पार्टी खड़ा करता हूँ। विधायक सांसद जीते हैं लेकिन बीच में पार्टी छोड़ करके अलग हो जाते हैं, इसलिए पार्टी बचाने के लिए मैंने अपने पुत्र को मंत्री बनाया है। लेकिन हुआ उल्टा, दवाई ही दर्द का कारण बन गई है। इस अवधि से पार्टी की सेहत ठीक होने की बजाय और बिगड़ गई है। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा में विद्रोह की स्थिति है। जब पार्टी अभी टूटी नहीं है लेकिन टूटने के लिए मचल रही है, जहाँ कभी भी टूट सकती है। जब दीपक प्रकाश मंत्री बने थे तो फिर ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने दूर की कौड़ी खेली है। मंत्री पद के साथ साथ बोनस में विधान परिषद की एक सीट भी ले ली है। दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। चूंकि NDA में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की जिम्मेदारी है, इसलिए अब भाजपा दीपक प्रकाश को समय रहते विधान परिषद में भेजेगी। जहां अगर उनकी पत्नी और फिर विधायक स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बनती है तो फिर विधान परिषद की सीट नहीं मिलती। कल तक जिस चाल की तारीफ हो रही थी, अब वह उनके गले की फांस बन गई है, जब पार्टी के 3 विधायक बगावत पर उतर गए हैं। दोस्तों, ये साल यानी कि 2026 में बिहार में जॉब की बहार आएगी, जब बिहार के 25,000 युवाओं को इंटर्नशिप का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप कराया जा रहा है। मार्च तक 5,000 तथा इसके बाद अप्रैल माह से नए वित्तीय वर्ष में 20,000 युवाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश और फिर दूसरे राज्यों की 50 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। जहाँ अपनी जरूरत के अनुसार कंपनियों युवाओं का चयन करके इंटर्नशिप करा रही है। जब वहीं पर राज्य सरकार के द्वारा इन योजनाओं को 4 से
6,000 रुपये महीने इंटर्नशिप दिया जा रहा है। नए साल में इन पदों पर नियुक्ति करने वाली संस्थाओं एवं आयोग को अनुशंसा के साथ भेजी जाएगी, जबकि 1.5 लाख खाली पड़े पदों को भरने की अनुशंसा नियुक्ति करने वाली विभिन्न संस्थाओं एवं आयोगों को भेजी जा चुकी है, जहां इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर के आवेदन प्राप्त कर किए जाने और फिर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं की आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। जब विभाग के अनुसार राज्य सरकार के साथ नशे पार्ट 2 के तहत साल 2020-25 के बीच 5 साल में राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। दोस्तों, बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से सरकार ने भू माफियाओं पर शिकंजा कसा है, क्या आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की जमीनों की भी जांच कराई जाएगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से यह मांग की है। जेडीयू की मांग पर विजय सिन्हा की रिएक्शन आया है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व भूमि सुधार के मंत्री विजय सिन्हा ने बिहार में भू माफिया और फिर जमीन के दलालों के साथ साथ माफिया से दोस्ती रखने वाले विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब विभाग की बागडोर संभालने के बाद विजय सिन्हा लगातार सख्त एक्शन ले रहे हैं, जिससे भू माफियाओं के साथ साथ विभाग के अधिकारियों में खौफ का माहौल है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हर सप्ताह जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन जमीन से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और फिर ऑन द स्पॉट लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों पर भी सरकार की गाज गिर रही है। विजय सिन्हा के एक्शन से विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों में हरकत है और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्यपाल तक को चिट्ठी लेकर के हस्तक्षेप की मांग कर दी है। हालांकि विजय सिन्हा का कहना है कि ये किसी के दबाव में आने वाले नहीं है।